शोभा की इकलौती बेटी साहिल ने एक फैशनेबल लड़की विभा से लव मैरिज कर ली और उसे अपने घर ले आया। उसकी माँ ने दोनों को देखा तो बोलने लगी, अरे साहिल, ये किस नाटक वाले को ले आया तू? और इसने ये इतने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? हाँ, ये नाटक वाली नहीं, आपकी बहू है। मैंने इससे शादी कर ली है। विभा, माँ के पैर छुओ। कम ऑन साहिल, मैं किसी के पैर नहीं छू सकती। विभा, ये हमारा कल्चर है, घर के बड़ों के पैर छूते हैं। ओके साहिल। विभा जैसे ही शोभा के पैर छूने के लिए झुकी तो शोभा ने उसे डांटते हुए कहा, चल हट यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। न जाने कहाँ से इसे उठा लाया है। तेरे लिए लड़कियों की कमी थी क्या, जो ऐसी लड़की को ले आया? हमारे घर के संस्कारों के बारे में तो सोच लेता, लोग क्या कहेंगे? माँ, आप भी कैसे पुराने जमाने की बात कर रही हो? आप कपड़ों और भाषा से किसी के संस्कारों को जज नहीं कर सकती। साहिल ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहाँ कुछ मानने वाली थी। शोभा अपनी बहू के कपड़ों और स्टाइल की वजह से हमेशा उसके कैरेक्टर पर टिप्पणी करती रहती। एक दिन विभा अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाई। गुड मॉर्निंग मॉम, ये आपकी टी। छोरी, तुझ में संस्कार नाम की चीज है या नहीं? गुड मॉर्निंग ना बोला कर मुझे। हमारे यहाँ बहुएं पैर छूती है और तूने ये कैसे कपड़े पहने? देख जरा मेरी बेटी रानी को, सीधे सादे कपड़े पहनती है वो। मॉम, आपकी बेटी को फैशन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उसी तो आप तंबू भी दे देंगी ना तो वो तंबू भी पहन लेंगी। देखो माँ, भाभी कैसे मेरा मजाक उड़ा रही हैं। रानी, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, मगर जरा देखो खुद को, कैसी लग रही हो। तुम्हें फैशन का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। कुछ तो लड़कियों वाली हरकतें किया करो। चलो कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, सब सिखा दूंगी। इतना कहकर विभा वहां से चली जाती है और रानी सोचने लगती है, भाभी आपने मेरा मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं कैसे आपको इस घर से बाहर निकालती हूँ। अब रानी हर समय अपनी भाभी की कमियां ढूंढने में लगी रहती। रानी की माँ तो विभा से नफरत करती ही थी, लेकिन घर से निकालने के लिए जरूरी था कि साहिल भी विभा से नफरत करे। एक दिन घर में पूजा हो रही थी। घर के सभी सदस्य पूजा में शामिल हुए, लेकिन विभा नहीं हुई। जब पूजा खत्म हुई तो रानी ने कहा, भैया माना कि भाभी फैशनेबल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भगवान में बिल्कुल आस्था ना रखे। उन्हें पूजा में तो आना चाहिए था ना। हाँ बेटा, तूने अपनी मर्जी से शादी तो कर ली, अब अपनी मॉडल बहू को घर के तौर तरीके तो सिखा दे। अपनी बहन और माँ की बात सुनकर साहिल विभा के पास गया और उससे कहने लगा, विभा, आज घर में पूजा थी, तुम क्यों नहीं आई पूजा में? पता है लोग कितनी बातें बना रहे थे। माय डियर हस्बैंड, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जरूरी नहीं कि भगवान को खुश करने के लिए पूजा में शामिल होना पड़े। जब भगवान को दिल से याद कर लो ना तो बस उसी समय होगी उनकी पूजा। विभा, तुम शब्दों के जाल में मुझे मत फंसाओ। मैं जानता हूँ तुम इन सब चीजों को नहीं मानती, लेकिन तुम माँ की खुशी के लिए ही चली जाती। Come on, darling, तुम तो छोटी सी बात को खींच रहे हो। मुझे पूजा में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे किसी ने बताया ही नहीं पूजा के बारे में। अगर माया रानी बता देती तो मैं चली जाती। इसी तरह दोनों में काफी देर तक बहस चलती रही। अब विभा की ननद और सास किसी न किसी बात पर दोनों का झगड़ा करवाती रहती। जो भी शोभा के घर आता तो वो उसके सामने अपनी बेटी और बहू की तुलना करती। एक दिन उनके घर पर उनकी पड़ोसन आई। शोभा बहन, कैसी हो? कहाँ है आपकी फिरंगी बहू? अरे घूम रही होगी आधे कपड़े पहनकर कहीं। जब से आई है जीना आराम कर दिया है। शोभा बहन, वैसे जो भी हो, आपके बेटे साहिल ने ऐसी लड़के से शादी करके सही नहीं किया। आपके घर में सब कितने संस्कारी हैं। आपने अपनी खुद की बेटी की कितनी अच्छी परवरिश की है, और आपकी बहू, उसके तो पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं। हाँ बहन, बात तो सही कह रही हो। एक मेरी बहू है जिसे ना बात करने का तरीका आता है, ना कपड़े पहनने की तमीज है, और एक मेरी बेटी है, संस्कारी, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न है मेरी बेटी। आप तो जल्द से जल्द बस अपनी बेटी की शादी करने के बारे में सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहू के चक्कर में आपकी बेटी से कोई शादी ही ना करे।
पड़ोसन की बात शोभा के दिमाग में बैठ जाती है और वो रानी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन शोभा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। माँ, क्या हो गया है आपको? आप दिन भर अपने कमरे में लेटी क्यों रहती हो? अरे पता नहीं बेटी क्या हो गया है, कई दिन हो गए बुखार आ रहा है। माँ, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसे तो आपकी हेल्थ खराब होती जाएगी। ओ अंग्रेजन, अपनी अंग्रेजी अपने पास रख। माँ किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। मैं अभी माँ को काढ़ा बना कर देती हूँ, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन रानी, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके बता देगा कि मॉम का फीवर क्यों नहीं उतर रहा। इसी तरह कई दिन हो गए। शोभा का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था और रानी उन्हें डॉक्टर के पास जाने नहीं दे रही थी। एक दिन विभा रानी को बिना बताए शोभा को डॉक्टर के पास ले गई। शोभा को 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इसी बीच विभा ने अपनी सास की बहुत देखभाल की, लेकिन रानी एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं आई। बहू, मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन रानी मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई। डोंट वरी मॉम, घर में कोई नहीं है ना, तो वो घर में ही रहती है। अब डॉक्टर ने बोला है कि आप घर आ सकती हैं, तो आप ज्यादा सोचिए मत। अब शोभा को पहली बार अपनी बेटी और बहू के संस्कारों के बीच का अंतर पता चला। शोभा अपनी बहू को प्यार करने लगी। एक दिन शोभा ने विभा से कहा, बहू, आज शाम को लड़के वाले रानी को देखने आ रहे हैं। रानी और तुम बाजार चली जाओ, खाने का कुछ सामान और रानी के लिए अच्छी सी साड़ी लेकर आना। माँ, मैं भाभी के साथ नहीं जाऊंगी। वो साड़ी दिलाने की जगह कोई स्कर्ट या जींस दिलाकर ले आएंगी। बहू, तो इसे साड़ी ही दिलाकर लाना, ठीक है? ओके मॉम। रानी और विभा मार्केट के लिए निकल जाती हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। पूछने पर पता चला कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। विभा और रानी ने कार के पास जाकर देखा तो एक लड़का बहुत बुरी तरह से जख्मी पड़ा था। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। लोग खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे। विभा ने उस लड़की की मदद करना चाहा तो रानी ने उसे रोकते हुए कहा, भाभी, ये क्या कर रही हो? जब कोई इसकी मदद नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? रानी, ये क्या बोल रही हो तुम? अगर हमने इसकी हेल्प नहीं करी तो ये मर सकता है। लेकिन भाभी, पुलिस का झंझट कौन संभालेगा? पुलिस उल्टा हमसे ही सवाल जवाब करेगी। वो सब बाद में देखेंगे, पहले इसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। विभा और रानी उस लड़के की जान बचा लेती हैं और उन्हें घर आने में देर हो जाती है। शोभा उनसे पूछती है, तुम दोनों को इतनी देर क्यों हो गई आने में? देखो शाम होने वाली है, लड़के वाले किसी भी समय आते होंगे। माँ, आपकी लाडली बहू की वजह से देर हो गई। मुझे आज पता चला भाभी को समाज सेवा का शौक भी है। रानी ने पूरी बात अपनी माँ को बता दी। शोभा ने बहू को डांटने की जगह उसकी तारीफ की। वो तीनों बात कर ही रहे थे, तभी साहिल वहां आकर कहता है, माँ, जो लड़का रानी को देखने आने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। ठीक तो है ना वो? हमें जल्दी उसे देखने जाना चाहिए। माँ, वो ठीक है, उसके घर वाले बता रहे थे कि 2 लड़कियों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया है। अगर वो उसे वक्त पर हॉस्पिटल ना लेकर जाते तो उसका बचना मुश्किल था। 2 लड़कियों ने? डार्लिंग, हमने भी आज एक लड़की का हॉस्पिटल पहुंचाया था। कहीं ये लड़का वही तो नहीं जो रानी से मिलने आ रहा था? सभी हॉस्पिटल पहुंचे तो ये लड़का वही निकला जिसकी जान विभा और रानी ने बचाई थी। सब ने दोनों की बहुत तारीफ की। रानी ने अपनी भाभी से माफी मांगते हुए कहा, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपको गलत समझा। अगर आप ना होती तो मैं कभी भी किसी अनजान आदमी की मदद ना करती। डोंट क्राई डियर, हमें अच्छे काम करते रहने चाहिए। साहिल दोनों की बात सुनकर कहता है, देखा रानी, मैं कहता था ना, संस्कार चरित्र में दिखाई देते हैं, कपड़ों और भाषा में नहीं। इसीलिए कभी किसी के कपड़े देखकर उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाना चाहिए। अब परफेक्ट बहू की क्या परिभाषा होती है ये तो वो सास जाने जो बहू से खुश हो, लेकिन जो सीमा जैसी बहू से भी खुश ना हो तो। माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया है। आपके लिए नाश्ता टेबल पर रखा है। अब मैं काम पर जाने के लिए निकलती हूँ। अच्छा, और दिन का खाना कौन पकाएगा मेरे लिए? माँ
माँ जी, मैंने दिन का खाना भी बना के रख दिया है, बस आपको गर्म करके खाना है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारा दिन तो खुद के बारे में सोचती है। अरे कभी ननद का भी हाल चाल ले लिया कर, न जाने कैसी होगी मेरी बच्ची। भाभी के नाम पर तो तू कलंक है कलंक। तो माँ जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ख्याल तो रखते हैं हम लोग दीदी का। यहाँ तू फ्रूट्स खाती है, बाहर घूमती है, अच्छे कपड़े पहनती है, और एक तरफ वो, अरे 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाती है मेरी बच्ची। तुझे बुरा नहीं लगता उसके लिए? माँ जी, टीना के लिए मुझे भी बुरा लगता है, पर आप ही ने तो उसे आगे पढ़ने से रोका और उसकी शादी करवा दी बिना परिवार को जांचे परखे। तो ये तो होना ही था ना। तू तो समझदार है ना, तो कुछ करती क्यों नहीं उसके लिए? अपने दफ्तर में उसके लिए बात क्यों नहीं करती? माँ जी, टीना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसे मेरे दफ्तर में कोई अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? अच्छा माँ जी, चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। मेरी बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। अब क्या कर सकते हैं, बूढ़ी जो हो गई हो। अब इस बुढ़िया की बात कौन सुनेगा और समझेगा? जब लोगों को अपने काम और घूमने से फुर्सत मिले तब मेरी बात सुनेंगे ना। हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहा है मुझे। सीमा सब सुनती है लेकिन शांति से चली जाती है। शाम को टीना अपने मायके अपनी माँ से मिलने आती है। और बता बेटा, सब कुछ ठीक? तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं ना? कहाँ माँ, बस जी रहे हैं, यही काफी है। आजकल इनके दफ्तर में भी ना पंगा चल रहा है, और इनकी बॉस ने अभी तक इस महीने की तनख्वाह भी नहीं दी। बस यही चिंता लगी रहती है, इस महीने घर कैसे चलेगा। मैंने इस बारे में ना तेरी भाभी से बात की, लेकिन उसे तो अपने कामों से ही कहाँ फुर्सत मिलती है। सच बताऊं माँ, कभी कभी मुझे भाभी से जलन होती है। वो खुद कमाती है, अपनी पसंद से घूम फिरने जा सकती है, खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। अच्छा हुआ भाभी ने मेरी तरह शादी के बाद पढ़ना नहीं छोड़ा, नहीं तो आज उनकी हालत मेरे जैसी होती। तभी सीमा ऑफिस से आती है। अरे टीना, तुम कब आई? बस भाभी, अभी ये कुछ कपड़े फट गए थे तो उसे सिलने लाई थी, सोचा इसी बहाने माँ से मिलना हो जाएगा। ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। वैसे भी माँ जी ना रोज याद करती है तुझे। अरे बात है बाद में करना, जा पहले इसे कपड़े सिलने की मशीन दे दे, वो कपड़े सिल लेगी। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। लीजिए भाभी, हो गया। अरे इतनी जल्दी, दिखाना तो सही। टीना, इस कपड़े को तो देखकर पता ही नहीं चल रहा कि ये फटा हुआ था। तुमने इतनी अच्छे से सिल दिया है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। नहीं भाभी, बस सूट वगैरह सिल लेती हूँ और कुछ नहीं। बचपन में टीना मेरे साथ पड़ोस में सिलाई सीखने जाया करती थी, बस वहीं से सीखा है। शादी से पहले मैं अपने सारे सूट ब्लाउज वगैरह इसी से सिलाया करती थी। अच्छा सीती है मेरी बेटी। जब तुम इतना अच्छा सिलती हो तो तुम अपना खुद का बुटीक क्यों नहीं खोल लेती? इससे तुम्हारी कमाई भी होगी और तुम अपने घर का खर्चा भी निकाल पाओगी। बहू, बुटीक खोलने के लिए अभी पैसे चाहिए होते हैं। उनकी हालत दिखती है बुटीक खोलने वाली। उसकी शादी छोटे घर में हुई है, ना कि तेरी तरह बड़े घर में जो उसका हर चीज का खर्चा उठाए। तो माँ जी, हम किस लिए हैं? हम भी इसमें टीना का साथ देंगे। आखिरकार हम सभी एक परिवार हैं, और परिवार में मुश्किलों में एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी तो उसे परिवार कहते हैं। नहीं भाभी, मैं आप लोगों से कैसे मदद ले सकती हूँ? और वैसे भी मैंने पहले कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, कहीं पता चला काम बनने की जगह और बिगड़ जाए। टीना सही कह रही है, उसने घर के कपड़े सिलने के सिवाय कभी किसी बाहर वाले के कपड़े नहीं सिले। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? माँ जी, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? तुम कोशिश करके तो देखो, क्या पता तुम्हारा बुटीक चल पड़े, और मैं तो हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। भाभी, आप इतना बोल रही हैं तो मुझे भी लगता है मुझे एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए। थोड़े दिनों बाद सीमा ननद टीना को एक बुटीक खोल कर दे देती है। अब क्या, सारा दिन ननद रानी लोगों के कपड़े सिलती और खूब पैसे कमाती। लेकिन कुछ दिन बाद, अरे सीमा, तूने तो मेरी बेटी को परेशान करके रखा है। खुद ऐश कर रही है और मेरी बेटी वहाँ कपड़े सिल सिल कर हाथ में सुइयां चुभा रही है। माँ जी, तो
अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो पहले ही कहा था कि थोड़ी भी पढ़ी लिखी होती टीना तो मैं अपने ऑफिस में लगा देती, लेकिन यकीन मानिए वहाँ भी इतनी कमाई नहीं होती। यह तो अपना काम है, जितनी मेहनत उतना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तभी पड़ोसन आ जाती है। कैसी हो टीना की माँ? जरा टीना से कहकर मेरा एक सूट सिलवा दो ना। अरे शादी से पहले तो खूब चाची ला दे, सिल देती हूँ करके ले जाया करती थी। हाँ, पर अब उन्होंने बुटीक खोल लिया है ना। आप माँ से दुकान का एड्रेस लेकर एक बार वहीं चले जाइए ना। अरे मैं ही कल ले चलूंगी तुझे, मैं भी मिलाऊंगी बेटी से। अब तो बेचारी के मुंह देखने के लाले पड़े हैं। अगले रोज सास पड़ोसन को लेकर बेटी के बुटीक पर जाती है, जहाँ बेटी ढेर सारे कपड़ों के बोझ तले दबी होती है। हाय रे फूल सी बच्ची, अरे कितना काम करती है बिटिया। अरे टीना, मदद के लिए एक सहयोगी टेलर रख ले, दोनों मिलकर सिलोगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसके लिए मशीन और उसकी तनख्वाह कहाँ से निकलेगी चाची? अरे वही तो। अच्छा चल, ये तेरी चाची का ना सूट सिल देना, और पैसे भी देंगी वो अब तो, है ना चाची? और नहीं तो क्या, कितनी मेहनत कर रही है टीना। सास घर आकर टीना का दर्द घर वालों को बताती है। फिर अगले रोज, क्या बात है बहू, आजकल ऑफिस से देर से आती है, जरूर गुलछर्रे उड़ाती होगी। अरे करम जली, एक तरफ मेरी बेटी है जो खाना भी वक्त पर नहीं खा पा रही, लेकिन तू, अरे तुझे क्या फिक्र, कल से वक्त पर नहीं आई तो देख लेना। वहीं सीमा ऑफिस से सीधा टीना के बुटीक जाया करती थी। टीना, आज बहुत कपड़े सिलने को आए हैं, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। माँ जी, वो कपड़ा इधर देना तो जरा। भाभी, आपने मेरी इतनी मदद की और मैंने आपको ठीक से एक थैंक यू भी नहीं कहा। कैसी बात कर रही है टीना? अब तो मैंने सोचा है कि तेरे बुटीक में 2 और मशीन लगवा देती हूँ। तू 2 कारीगर भी रख ले, वो जो काम करेंगे उसी से उन लोगों की सैलरी भी निकाल लेना। और हाँ, थोड़ा तेरा काम भी कम हो जाएगा। सीमा भाभी के गले लग जाती है। और फिर शाम को, आज फिर लेट, तेरी खबर तो मैं लेती हूँ। लेकिन जैसे ही सास झाड़ू से बहू को मारने जाती है, बेटी उनकी झाड़ू पकड़ लेती है। माँ, भाभी मेरे साथ बुटीक में मेरा हाथ बटाती थी, वो ऑफिस से सीधा मेरे पास आती थी। माँ, भाभी तो सच मायने में मेरी माँ है।